हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो ये क्लास होने वाली है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्वेश्चन एंड आंसर की। आपको इसकी पीडीएफ जो मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वी स्टार एजुकेशन। जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पर आपको वी स्टार एजुकेशन सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर आपको विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पढ़ा चुका हूँ और ये जो हमारी क्लासें चल रही हैं ये जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए चल रही हैं। तो जो भी बच्चा गेट में है या फिर गेट एस्पिरेंट जितने भी हैं वो इसको देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा चुका हूँ जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, एक आपका रिवीजन हो जाएगा कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर दूसरे शब्दों में उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आपका आउटर साइड है और ये आपका इनर साइड है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है आपकी और ये आपकी साइटोप्लाज्मिक वाली साइड है। अगर आप देख रहे होंगे तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाली साइड है आपकी, वहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट नज़र आ रहा होगा, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका, इसका जो है 5 से 10% का ये आपकी बाइलेयर में पाया जाता है। ये आपका प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको बोलेंगे आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, यानी कि लिपिड के साथ आपका ग्लाइकोलिपिड और आपका प्रोटीन के साथ इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारी इंटीग्रेटेड भी हो सकती है और पेरिफेरल भी हो सकती है। कुछ प्रोटीन आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन का क्या मतलब होता है कि जो आपकी लिपिड बाइलेयर में धसी हुई होती हैं उनको बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, कुछ आपके सरफेस पे होती है उनको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। ये आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है जो आपके लिपिड बाइलेयर के ऊपर पाई जाती है, फिर सरफेस पे पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल आपके बीच बीच में जितना आपका हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। हाइड्रोफोबिक रीजन किससे बोलते हैं कि जैसे कि आपका एक ये लिपिड की लेयर हो गई है, तो इस लिपिड की लेयर में क्या होता है कि जो सबसे आपका ऊपर का भाग होता है जो आपको गोल गोल चमक रहा होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड या फिर इसको पोलर हेड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, ये वाटर लविंग होता है। हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि वाटर लविंग। ठीक है, और ये वाटर के कॉन्टैक्ट में होता है। इसके बाद जो आपका ये बीच वाला भाग देख रहे होंगे, ये भाग कहलाता है आपका हाइड्रोफोबिक भाग या फिर हाइड्रोफोबिक रीजन। आपका ये नॉन पोलर टैल्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसी के बीच में जो आपका हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, इसी के बीच में आपके कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि आपकी वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको फ्लूइडिटी प्रदान करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये स्लाइड आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक आपका यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्टर। क्या होता है कि जो आपका यूनिपोर्ट होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, पोर्टर का मतलब होता है कोई भी आपकी पोर्टर, यानी कि एक प्रकार से एक जगह से दूसरे जाने को कहते हैं पोर्टर। ठीक है, तो यूनि यानी कि आपका एक कोई भी एक मॉलिक्यूल या फिर आपकी एक तरफ को ही, एक साइड को ही कोई भी मॉलिक्यूल जा सकता है। जैसे कि या तो आपका अंदर से बाहर आए या फिर बाहर से अंदर जाए। ठीक है, इसी प्रकार से सिम्पोर्टर यानी कि आपके जो है वो कोई से भी दो मॉलिक्यूल, मतलब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हमारे एक साथ अंदर आ सकते हैं या फिर एक साथ बाहर जा सकते हैं। इसके बाद हमारा एंटीपोर्टर में क्या होता है कि एक कोई सा भी मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है तथा दूसरा मॉलिक्यूल बाहर सेम टाइम में, एक अंदर जा सकता है एक बाहर आ सकता है, तो अब वो कहलाता है आपका एंटीपोर्टर। याद रखना, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर जो होते हैं आपके एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में गिना जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम या फिर कैल्शियम ग्लूकोज। ये आप देख रहे होंगे कैल्शियम और आपका ग्लूकोज वाला पार्ट हो गया, या फिर इसमें आपका सोडियम पोटेशियम भी आता है, जो कि क्या होते हैं आपके एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद जो होती हैं, जो हमारा ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का होता है। एक तो आपका आइसोटोनिक, एक होता है आपका हाइपोटोनिक एंड सेकंड होता है आपका हाइपरटोनिक। जो आपका आइसोटोनिक होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी सेल होती है और जो उसमें वाटर कंटेंट आता है
वो आपका दोनों मतलब कि सेल के इनसाइड और आउटसाइड बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। एनिमल में उसको बोलते हैं नॉर्मल सेल्स, जबकि अगर वो वही सेल्स अगर आपके प्लांट में आ जाएं तो उसको बोलेंगे फ्लैसिड साइड। याद रखना, अगर यही प्रक्रिया आपका आउटसाइड और इनसाइड वाटर बराबर है तो उसको बोलेंगे फ्लैसिड। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। सेकंड आता है आपका हाइपोटोनिक। हाइपो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, हाइपो, हाइपो का मतलब होता है लो, यानी कि आपके जो है वाटर कंटेंट क्या होगा कि वो आपका कहाँ पर ज़्यादा होगा, इनसाइड। वाटर कंटेंट इनसाइड ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर सोल्यूट की कमी होती है, इसलिए वाटर यहाँ पर ज़्यादा आता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि जब पानी इसमें ज़्यादा भरेगा, वाटर ज़्यादा भरेगा, तो ये अपने आप ही ब्रस्ट हो जाएगी, या जो आपकी सेल है वाटर से फूल का बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप बस्ट हो जाएगी, और इसको बोलते हैं लाइट सेल के नाम से जाना जाता है। प्लांट में यही कहलाती है आपकी टर्गेट, और इसको बोलते हैं नॉर्मल सेल्स। याद रखना कि आपकी प्लांट में जो भी हाइपोटोनिक सेल्स होती है उसको टारगेट सेल बोला जाता है, और वो आपकी नॉर्मल सेल कहलाती है। इसी प्रकार से जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि आपका जो सेल्स है, सेल के अंदर जो जितने भी सोल्यूट है वे उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। जब सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है तो वाटर को वो क्या करेगा, अपने अंदर से निकालेगा। जब अपने अंदर से निकालेगा तो जो हमारी सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम एनिमल में बोलेंगे श्रिवल्ड सेल, जबकि हम इसको प्लांट में बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। याद रखना कि हमारा जो टर्जिट सेल होती है वो प्लांट में नॉर्मल सेल होती है। ठीक है, और जो हमारी एनिमल में होती है वो हमारी आइसोटोनिक नॉर्मल सेल होती है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है। अगर आपके कोई भी हाइड्रोफोबिक या फिर जो आपकी गैसेज होती हैं वो आपकी ईजिली पास हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनको किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, पैसिव में आती है। ठीक है, और वेरी फास्ट आपकी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। सेकंड नंबर पर आपके स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल। अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि आपका वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लिसरॉल तो खैर इसमें नहीं आता, बट वाटर एंड यूरिया। ठीक है, ये क्या होंगे कि ये ईजिली आपके डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूज इसलिए क्योंकि देखो यूरिया है, यूरिया एक मॉलिक्यूल है। मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आपका केवल और केवल वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जबकि आपका डिफ्यूजन में क्या होता है कि वाटर के साथ आपके मॉलिक्यूल यानी कि डिफरेंट टाइप के आपके मॉलिक्यूल भी होते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन लार्जली परमिएबल, सम पास थ्रू बाय द ऑस्मोसिस लाइक वाटर एंड डिफ्यूजन, सम डोंट, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, ये क्या होता है कि मेम्ब्रेन लार्जली इम्परमेबल, ओनली पास थ्रू बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इनको जाने के लिए हमें किसी न किसी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर इनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ आयन आ जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, इनको अंदर पहुंचाने के लिए मेम्ब्रेन कंप्लीटली इम्परमेबल। याद रखना, मेम्ब्रेन जो होती है हमारी इनकम्प्लीटली परमेबल होती है। ठीक है, यानी कि वो हमारी इम्परमेबल हो जाते हैं इन आयन के लिए। तो ओनली पास थ्रू बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनको भी पहुंचाने के लिए हमें एक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो आपको ये स्लाइड भी याद रखनी है। चलिए आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक और स्लाइड है यहाँ पर, यह भी ट्रांसपोर्ट की है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जितने भी आपके स्टेरॉइड हैं, हार्मोन्स हैं, या फिर आपके गैसेज हैं, वे ईजिली पास हो जाते हैं, यानी कि उनके लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। इसके अलावा जो आपका वाटर है, ग्लिसरॉल है, यूरिया, ईथर, वे भी आपके पैसिवली चार्ज हो जाते हैं। बट जहाँ पर आपके विगर मॉलिक्यूल आते हैं जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, उनको पास होने के लिए या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी आपके आयन्स होते हैं, आयन आर नॉट परमेबल, इनको पहुंचाने के लिए हमें किसी गेटेड चैनल की या फिर किसी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप ये बात याद रखना। तो चलिए आइए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर बढ़ने के से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके 30 क्वेश्चन हैं और पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है।
तो अब आप देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने इनमें सभी कुछ पढ़ाया है आपको डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में आपको मिलेगा 1 मिनट का समय, 1 से 1.5 मिनट का समय, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, आप कीजिए इसको। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हु वाज या फिर वेयर द फर्स्ट टू प्रपोज दैट सेल मेम्ब्रेन ऑन फास्फोलिपिड बाइलेयर। सबसे पहले किसने बताया कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर की है। नंबर ए डेवसन एंड डेनियली, एंड नंबर 2 लैंगम्यूर, नंबर 3 ओवरटन, नंबर 4 सिंगर एंड निकोलसन, एंड नंबर 5 गोटर एंड एफ ग्रेंडल। तो बताइए आपको। तो इसका जो सही आंसर आपका होने वाला है वो होने वाला है कि सबसे पहला बताया था कि फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है मेम्ब्रेन, ये बताया था आपका गोटर एंड एफ ग्रेंडल ने, ठीक है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। इसके लिए भी आपको मिलेगा 1 मिनट का टाइम। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल आर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इनमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। फास्फोलिपिड एंड सेलुलोज, सेलुलोज आपका देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन बिल्कुल नहीं है आपका। फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन ये आपका हो सकता है। प्रोटीन एंड सेलुलोज ये आपका मुश्किल है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका कॉन्स्टिट्यूट बनाता है वो आपका कौन सा है, वो आपका होने वाला है फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन आपका सबसे ज़्यादा इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए आपको मिलते हैं 2 मिनट। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इसको। व्हेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर फ्रोजन एंड देन फ्रैक्चर द टेंड टू ब्रेक अलोंग द मिडिल ऑफ द बाइलेयर, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस दैट, यानी कि जो हमने फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक पढ़ी थी उसको बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन करता है। नंबर ए है आपका, द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द बाइलेयर टुगेदर। नंबर सेकंड आपका, वाटर दैट इज प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द बाइलेयर फ्रीज एंड इजिली फ्रैक्चर। नंबर 3 आपका, हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट मेम्ब्रेन सरफेस आर डिस्ट्रॉय और ऑन फ्रीजिंग। नंबर 4 है आपका, द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द फास्फोलिपिड टेल्स आर इजिली ब्रोकन। नंबर ई यानी कि नंबर 5, द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन दैट होल्ड द मेम्ब्रेन टुगेदर आर वीकेस्ट एट दिस पॉइंट। तो आप अपना उत्तर दे सकते हो। आई होप आपने अपना उत्तर ढूंढ लिया होगा। इसका जो आपका सही आंसर है वो है द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन दैट होल्ड द मेम्ब्रेन टुगेदर आर वीकेस्ट एट दिस पॉइंट, यानी कि जो आपका हमने देखा था जो फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक है, जैसे कि आपकी ये वाइलेयर है तो वो इस प्रकार से खुली हुई थी और जो इसके बीच में बन रहा था वो कौन सा बॉन्ड बन रहा था, वो बन रहा था आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो हमारा वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ही टूटा और हम जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर है इसका नंबर ए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आपको मिलते हैं इसके 1 मिनट।
आई होप आपने कर लिया होगा। इन ऑर्डर फॉर ए प्रोटीन टू बी अन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इट वुड हैव टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि कहना चाह रहा है कि जो आपकी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, एम्पीपैथिक, completely covered with the phospholipid and exposed on only on surface of the membrane। तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ा रहा था कि जो आपकी इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी एम्पीपैथिक नेचर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसके लिए मिलता है 1.5 मिनट। आई होप आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ए मेम्ब्रेन इज फ्रिज फ्रैक्चर, मैंने आपको फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक पढ़ा दी है इसमें। द बाइलेयर स्प्लिट डाउन द मिडल बिटवीन द टू लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फ्रिज फ्रैक्शन मेम्ब्रेन। द बम्प्स सीन ऑन द फ्रैक्शन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन आर, यानी कि जो आपके बम्प्स हैं वे किस सरफेस पे दिखते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन बिल्कुल नहीं, फास्फोलिपिड बिल्कुल नहीं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं, इंटीग्रल प्रोटीन हाँ। आपका इसमें कौन सा आंसर सही है? आपका इसमें आंसर सही है आपका डी। ठीक है, तो याद रखना जो हमें इंटीग्रल प्रोटीन है उसमें हमें बम्प्स सीन होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी हमारा नहीं है कोलेस्ट्रॉल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने कर लिया होगा। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे लैक टर्सरी स्ट्रक्चर, नहीं। दे आर लूजली बाउंड टू बी सरफेस ऑफ द बाइलेयर, बिल्कुल भी नहीं। दे आर यूजली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, दे आर नॉट मोबाइल विद इन द लेयर, दे सर्व ओनली स्ट्रक्चर रोल इन द मेम्ब्रेन। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? वो आपका है नंबर सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर आपका सी, कि दे आर यूजली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि एक जगह से दूसरे, एक पोल से दूसरे पोल तक कौन जाती है? आपकी इंटीग्रेटेड प्रोटीन ही आपकी जाती है। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड का समय इसमें। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। विच ऑफ दीज आर नॉट एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर एट ऑल। ठीक है, इनमें से कौन सी बाइलेयर में एम्बेडेड नहीं होती है? तो पहला आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बिल्कुल होती है, इंटीग्रल प्रोटीन बिल्कुल है, पेरिफेरल प्रोटीन हाँ, ये इसका आंसर हो सकता है। और पे भी चलते हैं, इंटीग्रीन्स बिल्कुल है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारी अंदर होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है पेरिफेरल प्रोटीन, यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है आपकी एम्बेडेड नहीं होती है। ठीक है, आइए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको एक काम कर सकते हो, आप इसको पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। हर क्वेश्चन में अब आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसको पॉज कर लीजिए और उसके बाद आंसर देख लीजिए। आई होप आपने पॉज करके उसका आंसर देख लिया होगा। तो पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ
दीज ऑफ्टन सर्व एज ए रिसेप्टर और ए सेल रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल ऑन द सेल सरफेस। ठीक है, पहला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन, तीसरा पेरिफेरल प्रोटीन, नंबर 4 इंटीग्रीन एंड नंबर 5 ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका नंबर ई, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये आपके एज ए रिसेप्टर काम करती है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आई होप इसको आपने पॉज करके इसका सही आंसर देख लिया होगा। तो क्वेश्चन था व्हाट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पास थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन मोस्ट इजली, लार्ज एंड हाइड्रोफोबिक, स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक, लार्ज पोलर, आयनिक या फिर मोनोसैकेराइड सच एज ग्लूकोज। तो जो इसका आंसर है आपका वो है स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक। मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया है कि जो आपके स्मॉल और हाइड्रोफोबिक होंगे वे सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद लार्ज एंड हाइड्रोफोबिक जाएंगे, फिर आपके जाएंगे अनचार्ज स्मॉल, फिर आपके जाएंगे चार्ज स्मॉल, फिर आपके जाएंगे आयनिक। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो इसमें है कि वाटर पासेस क्विकली थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज द वाइलेयर इज हाइड्रोफिलिक, नहीं बिल्कुल नहीं। इट्स मूव्स थ्रू हाइड्रोफोबिक चैनल, वाटर मूवमेंट इज ट्राइड टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस, इट इज ए स्मॉल पोलर चार्ज मॉलिक्यूल, इट मूव्स थ्रू एक्वापोरिन इन द मेम्ब्रेन। तो यस, इसका जो सही आंसर है वो है आपका इट्स मूव्स थ्रू एक्वापोरिन इन दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक्वापोरिन होते हैं आपके लिपिड बाइलेयर में जिसके थ्रू वाटर इजिली और फास्टली पास हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। चलिए अब ये आइए आंसर पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन। ठीक है, इट इज़ वेरी रैपिड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता बट हाँ ये रैपिड होता है। इट रिक्वायर अन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल्स, कोई इसको एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए होता है। इट इज ए पैसिव प्रोसेस इन विच मोलिक्यूल मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, फिर भी और देख लेते हैं। इट इज ए अनएक्टिव प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। इट रिक्वायर इंटीग्रल प्रोटीन, नहीं, इसको इंटीग्रल प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। तो जो इसका आपका आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है इसका आपका सी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली मूव थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट रैपिडली, यानी कि इनमें से कौन सा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, पोटेशियम या फिर स्टार्च। तो यानी कि आपका जो इसका आंसर होने वाला है क्या, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये गैस है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके 13 क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपको कितने पढ़ने की ज़रूरत है और कितने नहीं। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मैंने गेट में से उठाए थे जो आपके गेट में आ रखे हैं पिछली बार। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। इसी के साथ साथ टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए और अपनी गेट में अच्छी रैंक लाइए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।